हाँ जी बेटा। सो नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल है वही कंटिन्यू हो रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिगार्डिंग दी पोलराइजेशंस। अभी हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो लॉरेंस फोर्स होती है उसको डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे देखा जाता है, जहाँ कोई अगर पार्टिकल उसमें एंटर करेगा तो कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलिए हमारे पास न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं बेटा। यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल है ऑन द स्क्रीन, दैट इज अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन वेयर देयर इज ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। काफी बार ये क्वेश्चन मास्टर कैडर वगैरह में देखा जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो इफ दीज टू फील्ड्स आर पैरेलल इन डायरेक्शन देन फाइंड आउट द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो मेरे पास दो फील्ड दे रखे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें अगर चार्ज को एट रेस्ट छोड़ा जाता है तो वो कैसे मूव करेगा, तो उसके रिगार्डिंग बेटा ये न्यूमेरिकल है। ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, बताया जाता कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉरेंस फोर्स होती क्या है। अगर कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसको लॉरेंस फोर्स फील होती है बेटा। इसमें लॉरेंस फील्ड जो होती है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स। जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या होती है, F is equal to QE, that is electrostatic. Similarly जो मैग्नेटिक फोर्स होती है that is dependent on charge, its velocity as well as मैग्नेटिक फील्ड। तो V क्रॉस B जो है मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करता है और सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम लॉरेंस फोर्स के नाम से जानते हैं बेटा। सिंस इनिशियली हमारे पास जो दिया हुआ है, इनिशियली हमारे पास जो पार्टिकल है दैट इज एट रेस्ट। तो पार्टिकल स्टार्टिंग में रेस्ट में दिया हुआ है, तो इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो बेटा जीरो हो जाएगी। पहली बात, अगर वो जीरो हो जाती है वेलोसिटी, जैसे हमें पता है अगर ये वाली वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा बेटा, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बचेगी लॉरेंस के केस में। टोटल फोर्स विल बी Q into E। अगर पार्टिकल रेस्ट पे था, जब वो पार्टिकल मूव करने की कोशिश करेगा इट विल बी एक्सपीरियंसिंग ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हेयर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? बिकॉज F इज इक्वल टू Q टाइम्स E। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है सेम डायरेक्शन फोर्स की हो जाएगी, तो पार्टिकल जो है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा स्टार्टिंग में। The particle will move along the direction of electrostatic field. हमारे पास दूसरी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। पहली कंडीशन थी कि पार्टिकल को रेस्ट पे ऊपर छोड़ा गया है, वहां से मूव करेगा। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है। अब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लॉरेंस फोर्स क्या होगी बेटा। अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो पार्टिकल है उसका जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग हो गया। पार्टिकल वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो हम हमारे पास जो लॉरेंस फोर्स है वो तो हम देख सकते हैं Q इंटू ई प्लस बी क्रॉस बी होता है हमारे पास, बी क्रॉस बी इंटू क्यू होता है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है। अगर आप इसको देखने जाएंगे तो इट विल बी पार्टिकल वेलोसिटी विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो वी पी इंटू साइन थीटा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो थीटा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपस में पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे जो थीटा है इट टर्न्स आउट टू बी 0 डिग्री। यहाँ पे जैसे बनाया है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही हो जाती है। तो पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो थीटा 0 डिग्री ही होगा बेटा। तो एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या बचेगा, साइन जीरो क्या होता है बेटा, जीरो। तो एंड ऑफ द डे ये फोर्स अगेन जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स। तो इनिशियली जब एट रेस्ट पे था तब भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, जब पार्टिकल मोशन में आ गया तब भी, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ गिवन पार्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पार्टिकल। तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक ही बचेगी, मैग्नेटिक कंपोनेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देयरफॉर पार्टिकल विल मूव कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पाथ। तो हमारे पास जो पार्टिकल का मोशन होगा दैट विल बी इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी, ना कुछ साइक्लॉइड बनेगा।
ना ही हमारे पास बेटा वहाँ पे जो ऑप्शन दूसरी वाली दे रखी है दैट इज सर्कल और हेलिक्स, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन ए ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्यूबिकल केस है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्यूब के अराउंड हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट कर रखी है, कांस्टेंट पोटेंशियल टाइप ऑफ थिंग है। ये क्यूब के अराउंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ऑन इट्स सरफेस। सो क्यूब हैज ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। तो सरफेस के अराउंड, सरफेस के ऊपर हर जगह उसके पोटेंशियल V दे रखा हुआ है। सो इफ देयर आर नो चार्जेस इनसाइड द क्यूब, अगर क्यूब के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो देन फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो हमें क्यूब के सेंटर के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो उन्होंने हमारे पहले क्लू दे रखा है यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ही कि इनसाइड द क्यूब देयर इज नो चार्ज। तो अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं बचेगी बेटा, तो उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो सिंस देयर आर नो चार्जेस इनसाइड द क्यूब, अगर हमारे पास बेटा चार्ज ही नहीं है क्यूब के अंदर, यहाँ पे गॉस लॉ को यूज करेंगे। सो गॉस लॉ सेज कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड, कि अगर किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो उसको फॉर्मुलेशन क्या है, यहाँ पे डबल इंटीग्रल आएगा, ये चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पे क्या है, E डॉट ds जो है इट शुड टर्न आउट टू बी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमारे पास इनसाइड द क्यूब जो है वो चार्ज जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। अब यहाँ पे इनसाइड द क्यूब जो है सरफेस तो जीरो है नहीं, बचेगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को लिखने का तरीका क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr के कॉरेस्पॉन्डिंग ये चीज वैलिडेट हो जाती है। ये चीज मुझे ऑलरेडी पता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को माइनस dv बाय dr लिखते हो। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो हो गई आपके पास, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पोटेंशियल की जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या रेडियल, that will turn out to be a constant quantity. तो potential it will be a constant with respect to distance। अगर potential के with respect distance के with respect to जो potential है वो constant हो जाता है, तो आप कोई भी point ले लीजिए inside the cube, तो वहां पे जो r की वेरिएशन खत्म हो गई, तो पॉइंट एट दी सेंटर जो हैगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जो आएगा दैट विल बी v। तो कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए इनसाइड दी क्यूब, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। और अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इनसाइड द क्यूब, तो दैट विल टर्न आउट टू बी V ओनली। तो कोई भी वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो पोटेंशियल इनसाइड द क्यूब इज V हियर। तो क्यूब के रिगार्डिंग काफी सारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, अभी तो मैंने यही देखा है, अगर कोई और आएगा तो वो भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास काफी सारी वैल्यूज दे रखी हैं दिखाने के लिए, तो जैसे 0 हो गया, V/6 हो गया, V/8, लेकिन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी है कि क्यूब के अंदर अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करने जाओगे जिसके अराउंड एक इक्विपोटेंशियल सरफेस टाइप ऑफ स्टफ बन रखा है कि हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो इनसाइड भी पोटेंशियल सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये चीज याद रखिए, अगर क्यूब के अंदर दो पॉइंट पकड़ोगे, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने जाओगे दैट विल टर्न आउट टू बी जीरो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वही जो प्लस टू में आपने काफी बार देखा होगा कि अगर एक स्टेट कंडक्टर है हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई चार्ज है उसके आसपास प्लेस करोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी या उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी मोशन की, तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम ज्यादा यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, a negative test charge is moving along near a long straight wire in which there is a current। तो हमारे पास एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है। पहली बात के चार्ज जो दिया हुआ है दैट इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। सो विच नियर ए करंट कंडक्टर विच इज कैरिंग सम करंट, अ फोर्स विल एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें फोर्स की डायरेक्शन ऑलरेडी दे रखी है विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो जो फोर्स लगेगी और जो करंट दौड़ रहा है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। इफ द मोशन ऑफ द चार्ज इज इन अ डायरेक्शन, तो मोशन ऑफ द चार्ज कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी हमें पार्टिकल की फाइंड आउट करनी है, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में है, वाई में है, जेड में है, कौन सी डायरेक्शन में, वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन क्या है, टुवार्ड्स द वायर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास दैट इज अवे फ्रॉम दी वायर है। तीसरा ऑपोजिट टू दी करंट है। चौथा है परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज डायरेक्शन टुवार्ड्स दी
एंड द डायरेक्शन टुवर्ड्स द वायर। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो आंसर सिंपल सा है बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको डायग्रामेटिकली जल्दी पता चलेगा रादर देन सॉल्विंग आउट यूजिंग मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स। तो उसको आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके बना सकते हो। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो थंब को आप प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपको अगर आप ये फिंगर्स को घुमाओगे, हथेली को घुमाओगे तो आपको उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसके अराउंड कोई चार्ज प्लेस करोगे दैट इज नेगेटिव, तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट विल बी डायरेक्टेड। अगर मैं मान लेता हूं कि जो करंट है वो वाई एक्सिस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और जो ये मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट विल बी अलोंग सम जेड टाइप ऑफ डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है जी, तो इसको आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसको आप यहाँ से रिलेट कर लेना। तो अब हमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, तो हमें ऑलरेडी एक कंडीशन दे रखी है कि फोर्स जो है हमारी वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग होनी चाहिए, तो फोर्स मस्ट बी अलोंग द वाई एक्सिस। तो हमारे पास 2 पैरामीटर हो गए, फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिनकी डायरेक्शन हमें पता है। तो तीसरी जो चीज़ है हमें पता करनी है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि चार्ज कौन-सा दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, अगर सिंपल चार्ज है तो उसके लिए ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है तो वहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है, तो वो चीज़ याद रखिएगा। तो हमारे पास हमारे जो थंब है, ठीक है जी, वो मोशन को प्रेडिक्ट करेगा जैसे यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो नेक्स्ट फिंगर है यहाँ पे हमारे पास फील्ड को कॉरेस्पॉन्ड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो करंट है वो उसके नेक्स्ट वाली फिंगर जो हमारी होती है दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग, जो जैसे डायग्राम में दिखाया गया, आप हाथ बना के देख सकते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो करंट जो है वो नेक्स्ट फिंगर को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट एंड दैट्स योर मोशन। तो इसको आप बना के देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको नॉलेज को लेके चलिए कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली अपवर्ड दे रखी है, जो मैं सॉरी जो फ़ोर्स है वो डायरेक्टली अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर को मूव कर रही है, इनसाइड द पेपर जा रही है, तो करंट क्या आएगा बेटा, करंट जो आएगा, ठीक है जी, तो करंट जो आएगा दैट विल बी अलोंग द राइट हैंड साइड। तो इसको इसको इस साइड पे करंट आ जाएगा। लेकिन हमारे पास चार्ज कौन-सा है बेटा? जी दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसकी वजह वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए पार्टिकल की? बिकॉज़ चार्ज जो हमारा नेगेटिव है, तो इसकी वेलोसिटी अगर लेफ्ट हैंड साइड को होगी तभी करंट इसका राइट हैंड साइड को होगा, बिकॉज़ नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट होता है उल्टी डायरेक्शन में बन जाता है। ठीक है जी? तो हमारी जो पार्टिकल वेलोसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी अलोंग द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा जो चार्ज है वो एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड को मूव करना चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है जी? हमारा जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना चाहिए, दैट शुड बी अलोंग द वेलोसिटी शुड बी अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमारा पार्टिकल का आंसर होना चाहिए। इट शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास जो ऑप्शन क्या बचती है बेटा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन शुड बी टुवर्ड्स द वायर, यहाँ पे तो टुवर्ड्स द वायर मूव करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अवे फ्रॉम द वायर नहीं आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं आएगा, लास्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे बेटा नहीं चलेगा। इसको अगर आप अदर वे से देखना चाहते हैं, अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि वो नेगेटिव के जेड डायरेक्शन को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे माइनस डालना भूल गया। माइनस ऑफ के कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग है। फोर्स जो है हमारी जे कैप को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो यहाँ पे पता है जो आंसर है वो जे कैप की कॉरेस्पॉन्ड आना चाहिए। तो हमें अगर इसको स्पेकुलेट करेंगे कि वेलोसिटी अगर माइनस आई कैप की कॉरेस्पॉन्ड करेगी तो ही हमारा जे कैप बनेगा फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, अदरवाइज यहाँ पे नहीं बनेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूंगा बेटा। अगर कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट में लीव कर सकते हैं वहां पे। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा।